हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम के रिलेटेड सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं और पीवाईक्यू से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, पढ़ाने की उत्सुकता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता को। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। नंबर डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। जब कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो तो उस समय अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा परिचर्चा करते हैं और कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या किसी घटना के विषय के बारे में चिंतन करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। जो ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। नंबर 1 क्या होता है? संरक्षण। नंबर 1 क्या होता है? संरक्षण। नंबर 2 होता है संख्या बोध। संख्या बोध। नंबर 3 इसका होता है क्रमानुसार। नंबर 4 इसका हो जाएगा वर्गीकरण।
नंबर 5 हो जाएगा इसका पारस्परिक। पारस्परिक संबंध। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन नंबर बी मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, अर्थात अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन नंबर डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं अपने विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि
कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सके। इस प्रक्रिया से सीखना समृद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसका जो आंसर है क्या होगा? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया की कोई विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। तो इसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं माननी चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है। बच्चे हर जगह से, हर चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ये 3 ऑप्शन सही होंगे। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। उस बच्चे को निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। इनमें से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ ये चीज संबंधित नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये कट जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता होती है, ना कि सामाजिक आवश्यकता या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। इसमें पूछा क्या है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी आवश्यकता है? ये शारीरिक है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी अपने विचार प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना साथ बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।